नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल घोस्ट स्टोरीज। साथियों, यदि आपको इस चैनल की कहानियाँ पसंद आ रही हों तो स्टोरीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी स्टोरीज़ कैसी हैं और उनमें किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। तो मज़ा लीजिए आज की हॉरर स्टोरी का। धन्यवाद। ये एक सत्य घटना है, अवश्य पढ़ें। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो स्वयं मेरे साथ कभी घटी थी। हो सकता है ये किसी को मनोरंजक ना लगे, क्योंकि सत्य घटनाओं को आप काल्पनिकता की उड़ान नहीं दे सकते। उन्हें उसी रूप में व्यक्त करना पड़ता है। जो दृश्य है, हम सभी उसी पर विश्वास करते हैं। जिनकी गुत्थी विज्ञान सुलझा चुका है, जो हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति के दायरे में है, हमारे लिए वही सत्य है। परंतु सत्य और असत्य की कसौटी से परे भी ऐसा कुछ है जो हमको अपना आभास कराता है, लेकिन उनमें भी एक सबसे अजीब प्रकार है, चकवा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है छलावा, चकमा देने वाला। छलावा के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये सिर्फ आपके किसी पहचान के मित्र या रिश्तेदार का वेश में ही आपको दृष्टिगत होते हैं और मात्र 1 या 2 बार ही आपका नाम पुकारते हैं। ये कभी तीसरी आवाज नहीं लगाते। एक बार मैं अपने मौसी के यहाँ उनके गांव गया था। नसरुल्लाहगंज से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहां से एक कच्चा रास्ता, जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या बैलगाड़ी या साइकिल से आप कुछ ही देर में बोरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए। मैं काफी समय पहले गया था, तब वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था तब बारिश का मौसम तो नहीं था, पर सर्दी के दिनों में मावठा गिरने से वैसा ही वातावरण बन गया था। हम लोग गोपालपुर पहुंचकर बैलगाड़ी का इंतजार करने लगे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को रोमांचित और उल्लासित किए जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बोरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पी कर हम सो गए। गांवों में रात को 8-9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4-5 घंटे ही आती थी। शाम को 5 के बाद पूरी रात लालटेन मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। चूंकि मैं बहुत कम ही ग्रामीण अंचलों में गया था, सो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक बचपन से ही है, पर जब वीडियो कैमरा अपनी पहुंच से दूर हुआ करता था, इसलिए मन की भड़ास सिर्फ फोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को एक उत्सव की भांति उसमें कब का कैद कर चुका होता। उस समय सिर्फ कोडेक का मात्र एक कैमरा था मेरे पास। जहां भी जाता अपना कोडेक के भी 10 कैमरा ले जाना नहीं भूलता था। विचित्र जगहों, जंगलों में फोटो खींचना मुझे बहुत भाता था। तो अब किस्से पर आते हैं। अगले दिन वहां के मेरे हमउम्र लड़कों से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनकी जिम्मेदारी में जब तक वहां था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने की थी। मैंने वहां के खेतों, पहाड़ों, रमणीय स्थलों, प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का खूब भ्रमण किया, बहुत आनंद लिया। रोज कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोटखेड़ा गांव जाने का बना, जहां मेरी एक रिश्तेदार और रहते थे। सोचा वापस जाने से पहले उनसे और मिल आऊं। हम लोग बस से ना जाकर भैया की मोटरसाइकिल से निकले। डोटखेड़ा उस समय हरसूद से होकर जाना पड़ता था। बाद में जलमगन होने पर अब छानेरा से होकर रास्ता जाता है। जब हरसूद में थोड़ा ब्रेक लेकर डोटखेड़ा की ओर निकले तो तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरसूद से कुल 1 घंटे में डोटखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ ना जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा 2 बार बुरी तरह एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिरकर वापस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने को था। मेरे रहकर भाई साहब से बोलने लगा कि हमको बस से आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर गलती की। भाई साहब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो बोले कि मैं गाड़ी से पहले भी 2-4 बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है।
हम बस रास्ते पर चले जा रहे थे। ना कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई इंसान था, तो बस वो रास्ता। शाम के 7 बजने को आए पर हम डोटखेड़ा नहीं पहुंचे थे। बस मसन गांव और धनती के बीच ही घूमते रहे। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसे देखकर हमको कुछ हिम्मत आई। जब हमने उससे रास्ता पूछा और अपनी परेशानी बताई तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि होता है इस रास्ते पर 14 अमावस अक्सर ऐसा होता है। दुर्घटनाएं होना आम बात थी। फिर उसने जो तरीका बताया वो मुझे बड़ा अजीब और हास्यास्पद लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पाँव रखकर सीधे गाड़ी चालू कर निकल जाइए। उस समय उस जगह उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने वैसा ही किया। फिर लगभग 20-25 मिनट बाद एक मोड़ दिखा जहाँ से डोटखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर मेरे भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। उस समय तो गांव में लोग लगभग सो चुके थे, सो हम भी खाना वगैरह खा कर सो गए। रात में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे 2 बार अतुल अतुल आवाज दी। वो आवाज मुझे अपने भैया की लगी, जबकि वो तो मेरे पास सो रहे थे। मैं वहम समझकर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाज आई। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो ओटले पर जैसे भैया बैठे देखे। अंधेरे में चेहरा ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर दूर से भैया जैसे ही लग रहे थे। मैंने वापस पीछे कमरे में देखा तो भैया वही सोए पड़े थे। मैं भी कुछ डर गया। हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और आगे दिल्लान, गांवों में घर के अंदर एक सिर्फ छत गली, चारों तरफ से खुली जगह को दिल्लान कहते हैं, में बैठकर चाय पी रहे थे, तब हमने वो शाम वाला वाकया सबको बताया। सुनकर सभी चकित तो हुए, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई ना कोई दिख भी सकता था। यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए या किस्मत, जो वो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई घटना भी घट सकती थी। मुझे डरता देखकर उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे बुजुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया, क्यों फालतू में डर फैला रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहाँ बैठे लोगों में आपस में बहस होने लगी। एक पक्ष इसे सत्य और दूसरा फसाना बताने में लगे थे। बाद में जब मैंने किसी के रात में मेरा नाम लेकर आवाज देने की बात कही तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे स्पष्ट आवाज आई थी। खैर, वहाँ इस बात पर ज्यादा बहस करने के बजाय हम वापस बोरखेड़ा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेड़ा में ये बात बताई तो वहाँ भी एक भैया ने तो और डरा दिया। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे, और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नजर आ गया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज्यादा होती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। ये चीजें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, पर नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती हैं। अतुल भाई को रात में जो 2 बार आवाज आई, ये वही चकवा की होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहां तक आ गया होगा। यदि अतुल भाई उस आवाज को अपना रिस्पॉन्स दे देते और उठकर उस दिशा में चले जाते तो फिर इनको कोई नहीं ढूंढ पाता। ... उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई, जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज आई जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका ही साथी लग रहा था, पर आंख बार बार झपक रहा था, और जब उसके पैरों पर नजर पड़ी तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए, पर चूंकि वो बचपन से गांव में रहे थे इसलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज देकर सबको जगा दिया, और जैसे ही सब जागे उसके बाद वो फिर वहां कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर मैं डर गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उन भैया की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच गया। बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं वही सोचता था, और सुबह तक तो मुझे बुखार आ गया। जब मौसी आए और उनको ये बात पता चली तो वो उन भैया पर इतना नाराज हुए बता नहीं सकता। आधे घंटे तक मेरे मौसाजी ने उन भैया की ऐसी क्लास ली, खामखा बच्चे को डरा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मुझे गूगल का धुआं दिया और नजर उतारी।
मैं वापस भोपाल आ तो गया, पर काफी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहता। आज भी जब वो घटना याद आती है तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो ना जाने कितने लोगों ने उन भैया की बात को सही ठहराया होगा। वैसे ये आवाज वाली घटना तो आज भी मेरे साथ कभी सभी होती ही रहती है। जब मैं अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने आवाज दी हो या पापा आवाज देकर बुला रहे हो। और जब मैं बाहर निकलकर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे तो किसी ने नहीं दी आवाज, तेरा वहम होगा।